मेथी बधुआ आंवला जो खावे मन लाए, भूख बढ़े कब्जी मिटे खून साफ हो जाए। एक बहुत पुरानी कहावत है, उसमें कहते हैं कि मेथी बधुआ और आंवला को बहुत अच्छे से अगर हम खाते हैं तो भूख भी बढ़ती है, कब्ज भी मिटती है और साथ में खून भी साफ हो जाता है। कल का जो अपना ऋतुओं वाला प्रकरण था, मैंने कहा था कि मेरे पास एक बहुत पुराना संकलन रखा है, जब मैंने ब्रह्मचर्य अवस्था में ये संकलन इकट्ठा किया था, वो आपके बीच में रखूँगा। तो उसमें और मैं ऐड करता गया था, तो उसी उसमें जो मैं आपको बता ही दिया था, महा के अनुकूल चेते गुड़ वैसाखे तेल जेठे राई। जेठ में क्या था? राई है, मतलब राई। अब राई कुछ लोग मानते हैं लेना चाहिए और कुछ लोग मानते हैं नहीं लेना। जेठे जैसे वहाँ पर शयन था, जेठे मैंने आपको शयन बताया था, तो इसका एक मत मिलता है शयन के साथ राई। राई मतलब समझते आप क्या होता है? सरसों। तो उस राई को लेना अच्छा माना गया है, ये मतांतर है। अब जेठ राई का उल्लेख मिलता है, मतलब जेठ मास में बड़ी विडंबना है। मैंने सोचा कि जेठ मास में गर्मी में राई दे रहे हैं, तो वो गर्मी को शांत करती है। आपको बताएं, हम जब कुंडलपुर की पहली गर्मी में थे, तब वहां पर प्रणम्य सागर जी, मुझे चौथा अंतराय पांचवा अंतराय था, तो प्रणम्य सागर जी आए और वास्तविकता में मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। उन्होंने बुलवाया सरसों का तेल, तो हम महाराज लोग हंसने लगे, अरे क्या हो गया इनको, गर्मी में तपा चल रहा है, तपा में सरसों का तेल मंगा रहे हैं, क्या हो गया इनका, कुछ वो हो गया। तो फिर एक महाराज जी बोले, लगता है महाराज जी गर्मी बढ़ गई है। बोले मुझे गर्मी नहीं बढ़ी। प्रणम साहब जी ने बोला, बोले देखना, उन्हें तेल मंगाया, 4 ढक्कन तेल डाला और हमारे कमंडल से पानी लिया और उसको फेंटा उन्होंने। मैं बिल्कुल मेरे सामने सब चल रहा था, वो खाए उसको फेंटा, और फेंटने के बाद सरसों का तेल लिया और बोले अब इसकी मालिश करो। फेंटने का उसका कलर एकदम अलग बन गया और उससे मेरी मालिश करी पूरे शरीर में। मैं इतना व्यथित था, शरीर से आग निकल रही थी, पूरा शरीर ठंडा हो गया 15 मिनट में। अब बताओ, पूरा शरीर ऐसा लग रहा था आग निकल रही हो, ऐसा मेरे मतलब गर्माहट भी होती। और चौथा पांचवा अंतराय था मेरा, लेकिन उसकी मालिश करी, उस तेल को जो मथा हुआ तेल था उससे मालिश करी, एकदम रिलीफ। उसके बाद तो वो चमत्कारी रहा, पूरी गर्मी वही चलता रहा। तो गर्मी और जेठ का मास था, तो उन्होंने कहा जेठ में तेल दिया भी जाता है। बोले आपको सरसों का तेल लेना है और राई भी लेना है, उन्होंने मुझसे कहा था, वो मुझे आज भी याद है। तो ये लिखा है पुराने समय, जेठे राई मतलब सरसों। तो जेठ मास में सरसों के तेल को अगर आप पानी में मथ के लगाएंगे तो आपकी पूरी गर्मी। उन्होंने ये कहा था कि दुर्लभ सागर तुम आहार पे निकलो तो उसको लेकर लू नहीं लगेगी, बोले उसको आप लगा के चले जाओ पूरे शरीर में, और वो इतना बड़ा वाटरप्रूफ रहेगा कि आप तेज लू में भी जाओगे तो आपको लू नहीं लगेगी। जेठे राई ये लिखा है जो है, और जेठ में ही चलती है लू। तो ये बहुत काम की चीज है। ये प्रकरण कल मैं नहीं बता पाया था, तो जेठ में राई का सेवन करना चाहिए। आषाढ़ बेल। अब सावन में, अब क्या बोल रहा हूं कि सावन में कल आपको क्या बताया था मैंने, याद है नहीं याद है? क्या बताया सावन में? अरे नहीं, हर। अब सावन में 2 चीजें और बता रहा हूं। तो सावन में यहां बता रहा हूं आपको कि आषाढ़े बेल नहीं, ये निषेध वाला मामला है, ठीक है ना। चेते गुड़ बैसाखे जेठे, ये जो है माहों में अनुकूल। तो यहां सावन में क्या बोल रहे हैं कि ये माहों के अनुकूल बोल रहे हैं, तो ना जेठे सावन में जो है वो क्या नहीं लेना चाहिए, तो बोले हरी सब्जी नहीं लेना चाहिए, और साथ साथ में दूध भी नहीं लेना चाहिए। उसी प्रकार जो है सत्तू, हाँ ठीक, ये चीज आपको मैंने बताई थी, ठीक। और उसके अलावा और क्या, कुंवार करेला बता ही दिया था, है ना। अगन जीरा बदपू से धना बता दिया। इसमें और अंतर क्या है, तो अंतर इतना ही है, ठीक। अब कब लेना ये आपको पूरा बताइए, इसमें अंतर कुछ नहीं है, ठीक, इतना ही है। अब इनने मेरे से दूसरी बात बोल दी कि वो बताइए, तो मैं उसको और बता देता हूँ। मेथी बधुआ आंवला जो खावे मन लाए, भूख बड़े कब्जी मिटे खून साफ हो जाए, ठीक। ये वाली बात हो गई। अब आगे हम चल रहे हैं। जो विषय मैंने आपसे बोला था मैं रखूंगा आपके बीच में, क्योंकि ऋतु के अनुसार जो मैंने एक बहुत चार्ट बनाकर तैयार किया है, वो बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया है, यहाँ वहाँ से इकट्ठा किया है। तो इसको मैं आज पूरे प्रवचन में प्रयास करूंगा कि आज के दिन ये पूरा हो जाए। कल से जो मैंने अलग अलग बीमारियों पर अलग अलग जो इकट्ठा कर रखा है वो आपके बीच में शेयर करूंगा। तो
जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो आहार के रूप में ग्रहण किए जाते हैं, परंतु उसमें भी ऐसे जो आहार होता है, कब किस समय कौन सा आहार लेना जिससे जठराग्नि हमारी प्रदीप्त हो और वह हमारे शरीर के लिए लाभकारी हो। तो ऐसे 3 प्रकार से इसको बांटा गया है, अलग 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 3 प्रकार से। एक तो ऋतु के अनुसार से बांटा गया, मतलब वैसे एक होता है वर्ष, एक होता है अयन, और एक होती ऋतु, और एक होता है माह, और एक होता है पक्ष। तो ऋतु कितनी होती है आपको पता है? ऋतु कितनी होती है? हैं? 6 ऋतुएं होती है। कौन कौन सी ऋतु होती है? हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। तो ये 6 ऋतुएं होती है। तो एक फलादेश मिलता है ऋतुओं के अनुसार से। पहले मैं ऋतु के अनुसार से आपको बता देता हूँ कि ऋतु के अनुसार से किस प्रकार से करते हैं। तो उसमें जो मैंने ऐड किया वो 15 नवंबर से लेकर 14 जनवरी तक ये कहलाती हेमंत ऋतु। कौन सी कहलाती है? हेमंत ऋतु। कौन सी कहलाती है भैया? या तो उसको बंद कर दो, हम प्रवचन बंद कर देते हैं, दोनों में से एक काम कुछ भी कर लें। या तो हम प्रवचन बंद कर दें, वहां से इतनी आवाज आ रही है कि उसको या तो बंद कर दो आप, या हम प्रवचन को बंद कर देते, एंड कर दे प्रवचन को। डॉक्टर साहब से बोलो ना भैया प्रवचन की बात का रखा था उनको, वो हिंट करो उनको आप। डॉक्टर साहब से पूछो महाराज जी प्रवचन करें कि बंद कर दें? पूछ लो डॉक्टर साहब से, प्रवचन रहने दें क्या? डॉक्टर साहब से पूछ लो। तो वहां से आवाज कितनी आ रही है, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। ऐसा मत करो भैया यार, मर्यादा और अनुशासन तो रखो इतना कम से कम आप, ये तो गलत है। हाँ, तो क्या हो रहा है, हम क्या बता रहे हैं आपको कि 3 ऋतु होती है, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, ये 6 ऋतु होती है। तो उसमें 15 नवंबर से 14 जनवरी तक कौन सी ऋतु होती है? हेमंत ऋतु होती है। ठीक, अब इस हेमंत ऋतु में क्या होता है, ठंडक इस ऋतु में बढ़ जाने से कब बढ़ जाता है ऐसा कहा जाता है। और हेमंत ऋतु में जब कब बढ़ जाता है तो कहते हैं कि हेमंत ऋतु में खट्टा, लिखते जाना आप इस चीज को, बहुत काम की चीज आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। खट्टा, नमकीन, वसा से युक्त चटनी, ठीक है ना, और अचार, दूध या दूध से बने पदार्थ लेना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूं, इन 3 माह, ये जो पूरे 15 नवंबर से 14 जनवरी क्या लेना चाहिए? बोले खट्टी चीज ले सकते हैं आप, नमकीन चीज ले सकते हैं आप, वसा से युक्त चटनी, अचार, दूध या दूध दही से बने पदार्थ ले सकते हैं। और हेमंत ऋतु में शक्ति बढ़ाने वाली ऋतु है, अतः इसमें स्निग्ध और चिकनाई वाले पदार्थ को ग्रहण करना श्रेष्ठ है, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, इनको आपको लेना चाहिए। ठीक, नवंबर से जनवरी तक। अब आती शिशिर ऋतु, माघ और फाल्गुन, इसमें 15 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक का समय आता है। इसमें क्या है, शिशिर ऋतु में वात बढ़ जाती है और वायु बढ़ जाती है। तो वायु बढ़ जाती है तो शिशिर ऋतु में तीखा, कड़वा। अब मैं एक काम करूंगा, इसमें बता दूंगा तीखा किसको बोलते हैं, कड़वा किसको बोलते हैं। अभी तो आप इसको लिखते जाए, तीखा, कड़वा, ठंडा, वो कृत्रिम पेय नहीं लेना चाहिए। कृत्रिम पेय जो बना के हम लेते हैं ना, रसना है, ये है, वो गोल्ड स्पार्ट है, वो ठंडा लिमका है, ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कृत्रिम पेय बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इस ऋतु में मीठे, खट्टे व नमकीन पदार्थ लेने से वायु प्रकोप कम हो जाता है। क्या लेना है? मीठे, खट्टे व नमकीन पदार्थ लेने से वायु का प्रयोग कम हो जाता है। ठीक, अब खट्टे में आप अगर इस समय नींबू लेंगे तो वायु का प्रकोप कम हो जाएगा। इस समय आप कड़ी लेंगे तो इससे वायु का प्रकोप कम होगा। ठीक, अब उसके बाद आती बसंत ऋतु, इसमें चैत्र और वैशाख 15 मार्च से लेकर 15 मई तक का समय रहता है। इस समय, इस ऋतु में संचित होता है कफ, तो अनेक रोगों को उत्पन्न करता है और इसका उपचार कुंजर क्रिया के द्वारा करते हैं, ऐसा बताते हैं आयुर्वेद में। तो साथ ही इसमें खट्टे, तेल युक्त वो मीठे पदार्थ के सेवन बिल्कुल नहीं करना। अब उल्टा, यहां पर खट्टा नहीं खाना, या तेल वाली चीज बिल्कुल नहीं खाना, या मीठे पदार्थ नहीं खाना। अगर यहाँ कर लिया तो मामला पूरा बिगड़ जाएगा। अतः यहाँ बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। तो बसंत ऋतु में कैसे खाना है? हल्का व गर्म, वो कड़वे और चटपटे पदार्थ खाना। मैं बता दूंगा कड़वे कौन से भी हाल अलग से, कड़वे और चटपटे और हल्के पदार्थ आपको लेना है। फिर आती बात ही ग्रीष्म ऋतु की। तो ग्रीष्म ऋतु में जेठ मास और आषाढ़ मास आता है, 15 मई से 15 जुलाई। इस ऋतु में पित्त की अधिकता हो जाती है। अब पित्त की अधिकता हो जाती है तो ग्रीष्म ऋतु में नमकीन, खट्टे व गर्म भोजन का सेवन नहीं करना। क्या बोल दिया? इस ऋतु में इस नमकीन, खट्टे व गर्म भोजन का सेवन
बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। फिर स्वादिष्ट ठंडे चटपटे कशीले तेल युक्त और मीठे आहार को लेना चाहिए। ठीक, अब आती है वर्षा ऋतु, जिसमें श्रावण और भाद्रपद 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक का मामला होता है। इस ऋतु में वात की अधिकता रहती है। ध्यान रखना, वर्षा ऋतु में वात बहुत बढ़ता है, वात की व्याधि रहती है, पाचन क्रिया मंद हो जाती है। तो गर्मी बढ़ाने वाले सुपाच्य पदार्थ लेवें, जिससे क्या रहे, गर्मी हमारे शरीर में बनी रहे। और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन बिल्कुल नहीं करना। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आयुर्वेद में लिखा है, हमारे ग्रंथ के अनुसार से नहीं कि ये आयुर्वेद में कहा है कि हरी सब्जियों का वर्षा ऋतु में कभी प्रयोग मत करना, है ना, नहीं तो वो आपको बीमारियों का कारण होगा। और इस वर्षा ऋतु में भोजन में सोठ व सुखाई हुई सब्जी का उपयोग आप कर सकते हो। सोठ चतुर्मास में जितनी लोगे उतना अच्छा। आप अपनी सब्जियों में, और मैं तो कह रहा हूं कि आप अपनी रोटी में भी नमक के लिए नमक डालते ना, थोड़ा सा सौंठ डाल दें। आटा जब करते हैं उसमें, और हर एक सब्जी में अलग से वो करें। मुझे तो एक वैद्य आए थे बहुत बड़े, डोंगरगढ़ की बात है, आचार्य जी को दिखाया और मैं अपने उनसे अनुभव लेता ही था। तो उन्होंने एक निवेदन किया, बोले जैसे नमक लगाते हैं ना जीरावन, जैसे बोले आप साधुओं को सोट दिया करें, हल्की हल्की सोट बुरक के दिया करें। मैंने कहा इससे क्या होगा? बोले जो आप सोट देंगे, इससे सोट के अंदर इतनी ताकत है कि वात नाशक होती। चतुर्मास में तो बोले देना ही देना, बोले वात व्याधि को नाश कर देगा वो, और शरीर के अंदर जहाँ जहाँ भी ठंडक बैठी हो उस ठंडक को खत्म कर देगा वो, और जहाँ दर्द होंगे उस दर्द को सोट निकाल। मैंने गर्मी नहीं बढ़ जाएगी? बोले नहीं बढ़ेगी, आप बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में दें, सच में बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने उसका प्रयोग किया, वास्तविकता में बहुत अच्छा है। जो भोजन है वो बोले इससे भूख भी बढ़ेगी, इसको लेने से आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होगी, भूख बढ़ेगी। बस मात्रा का ध्यान रखना, मतलब पूरे आहार में 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना। पर लेना कैसे? 1 चम्मच एक साथ मत लेना, 1 चम्मच एक साथ मत लेना। फिर बोले बस चुटकी 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 पूरे अन्न में ऐसे जाना चाहिए। 1 चम्मच लेना है पर अलग अलग से लेना है। और फिर आप बोले आप देखना आपका, बोले सब खून भी साफ हो जाएगा, आपको भूख भी बढ़ने लग जाएगी, और आपको अपने आप में खुद भी लगेगा कि हाँ बहुत प्रशंसा लग रही। और मैंने प्रयोग किया है इसका, 1 चम्मच ही लेना है, लेकिन इस प्रकार से लेना है, क्योंकि नमक जैसे हर ग्रास पे लेना है, सब्जी से हर चुटकी लेना है। आप प्रयोग करके देखना है, चमत्कारी अतिशयकारी प्रयोग है ये। जिनको वायु बढ़ती है, जिनको भूख नहीं लगती है, जिनको सर्दी बनी रहती है, इसका प्रयोग करना निश्चित। आचार्य श्री जी ने एक बार हमें एक महाराज जी का स्वास्थ्य खराब था, तो उन्होंने कहा था लौकी देना है। तो वैद्य जी ने कहा नहीं, ये लौकी जो है इनके लिए सर्दी में और बढ़ाएगी। तो फिर आचार्य श्री ने कहा कुछ नहीं, सोंठ में कर दो उसको। और हमने सोंठ डलवा के लौकी बनवाई थी, वास्तविकता में वो लाभकारी हुई थी। वही लौकी थी, वो ठंडक कर सकती थी, लेकिन सोंठ डलवा दी। तो इस प्रकार सोंठ का आपको बहुत अच्छे से प्रयोग करना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये सोंठ लेना अधिक और गर्म। और क्या वर्षा ऋतु में और एक और यहाँ बात मिलती है कि सोंठ व सुखाई हुई सब्जियों का तो उपयोग करना ही, साथ में अगर वर्षा अधिक हो तो ऐसा यहाँ लिखा गया है गरम गरम पकौड़ी क्या बोलते हैं आप उसको, भजिए अवश्य लेना चाहिए। गरम गरम भजी आप लेंगे और स्वास्थ्य के लिए लाभ, स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो। मैंने देखा है कि जब पानी जब गिरता है तो घर में पकौड़े बनते हैं, तो कोई ना कोई होगा घर में, देखा मैंने कि उस वक्त तो बोलते हैं आज तो पकौड़ी बनाओ, मतलब भजिए बनाओ, और मिर्ची के भजिए, गिलकी के भजिए, अलग अलग भजिए, तो खाना चाहिए। ये आयुर्वेद भी बोल रहा है, जब पानी ज़्यादा गिरता उस समय वो अंदर हमारे शरीर में पानी बढ़ जाता है, पानी बढ़ जाएगा तो फिर और बीमारी होगी, तो वो पानी सोख लेता है वो भजिया। यहाँ तक कि संग में किसी को सर्दी हो जाती थी तो बोले एक काम करो भजिए चला दो, सर्दी को सोख लेगा वो। ये तरीके बोले भजिए चला दो इनको, बेसन के भजिए चला दो तो वो पूरी सर्दी पचा जाएगी, वो कब पूरा पचा जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, इनको आप गोली के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? अपने आहार को औषधि बनाओ ना। वो गोली तो न जाने 4 साइड इफेक्ट करेगी, लेकिन वो आपने पकौड़ी क्या बोलते हैं, भजिया जो भी बोलते हैं वो ले लिया, हाँ वो ले लोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो यहाँ पर ये कहना है कि 90% दर्द वात के कारण होते हैं, और गर्म और चिकनाई से वात शमन होता है। तो आप यहाँ पर जो है गर्म चीज़ें, ठंडा मत खाना चतुर्मास में ठंडा मत खाना। ठंडी चीज़ खाओगे वात बढ़ेगी, ठंडी चीज़ खाओगे वात, तो गर्म खाना। और चिकनाई जितनी खाओगे उतना वात समान होगा। तो आपको चतुर्मास में चिकनाई युक्त खाना चाहिए, वर्षा ऋतु में चिकनाई युक्त खाना चाहिए, और गर्म जो है वो खाना चाहिए, इससे वात शमन होता है। फिर आती बात शरद ऋतु की। शरद ऋतु अश्विन और कार्तिक मास कहलाता है। 15 सितंबर से लेकर 15 नवंबर तक ये कहलाता है। इस ऋतु में पित्त की अधिकता रहती है।
इस समय पित्त इतना इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, आप मानेंगे महाराज सितंबर, हाँ भैया सितंबर अक्टूबर और नवंबर अभी पित्त बढ़ता है, और अभी कोई बीमारी घर कर गई तो जिंदगी भर करती है। पित्त को संभालना है, क्योंकि इसी समय जो होता है वो होता है कौन सा मास, कौन सा मास होता है पता है सबसे खतरनाक है? हैं? कौन सा महीना होता है उस समय हाँ कौन ने बताया? कुंवार का महीना, ये बड़ा खतरनाक होता है। कुंवार का महीना संभालिए, ठीक है। कुंवार में अगर आप बीमार हुए तो फिर सुधरना मुश्किल खेल रहता है। कुंवार को संभाल के रखो, वहाँ कुंवार को जतन जतन से काटो। तो वे कुंवार का मास रहता है 15 सितंबर से नवंबर के बीच में। तो इस ऋतु में पित्त रहित आहार करना है। तो पित्त रहित आहार मतलब मीठे हल्के और ठंडे भोजन करना चाहिए, ठीक है ना। इस समय क्या करना चाहिए? मीठा हल्का भोजन और ठंडे भोजन का सेवन करें। कड़वे पेय घी वसा तेल का बिल्कुल बचें, ना कड़वा पेय पीना है। इस समय घी से भी बचना है। इस समय वसा वाले और तेल वो का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ये एक बार मैंने ऋतु से बता दिया। अब मैं और डिटेल कर रहा हूं इसकी, इसको बहुत ध्यान से सुनना, लिख लेना। जितनी माताएं बहनें सुन रही हैं उन सब माताओं बहनों से बोल रहा हूं, इसको आप कॉपी पेन से लिखकर ऐसे ही भोजन बनाना। आपके घर में किसी वैद्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके घर में किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको कोई मेडिकल वाले के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो मैं बात बोल रहा हूं, जो मैंने ये पूरा इकट्ठा किया है चार्ट, वो आपके बीच में रखते जा रहा हूं, उस चार्ट को आपको बहुत अच्छे से करना है। एक एक बात बता रहा हूं आपको, अब बता रहा हूं आपको, सब अलग अलग क्लियर करके बता रहा हूं। अनाज, सब्जी, फल, मसाले कब कौन से खाना है, कौन से कम खाना है, कौन से नहीं खाना है, पूरा डिटेल करके आपको बता रहा हूं। आप इसको बस लिखते जाएं और फॉलो अप करते। देखो ये पुरुष वर्ग से ज्यादा माताओं बहनों का काम है, क्योंकि घर में भोजन माताएं बहनें बनाती। तो ये दादी लोग इसको बहुत ध्यान से, मैं क्या खाना है, मोक्ष मार्ग पे चलना है, इन चीजों को ध्यान रखो, इन चीजों को ध्यान रखो। ये चीज अगर ध्यान रखोगे तो आप निश्चित मान, जितनी बीमारी होती कैसे होती? खाने पीने से। खाने पीने की जहां अनबैलेंसिंग हुई बीमारी हो जाएगी। हम ध्यान रख लें कि क्या आयुर्वेद में आया है और क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आप इतनी सी बात ध्यान रख लोगे, बात व्यवस्थित। आप स्वयं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, स्वयं तो गलती कर रहे हो, तो फिर स्वयं गलती कर रहे हो, भुगत रहे हो। और उसका कारण क्या है? अज्ञानता, हमारी अज्ञानता। ऐसा नहीं है, मैं कहता हूं 80% लोग जिह्वाइंद्रिय के लोलुप ही नहीं है। अगर उनको बता दिया जाए ना तो निश्चित रूप से मान के चलना वो गलती करेंगे ही नहीं, 100% नहीं करेंगे वो गलती। लेकिन गलती कब हो रही है कि हमें ज्ञान नहीं है। तो मैं दे रहा हूं आपको, बता रहा हूं आपको, पूरी चीज आपको आपके सामने रख रहा हूं। बहुत ध्यान से इसको सुनना, लिखना और फॉलो करना। माताओं इसी प्रकार से अपने पतियों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को भोजन कराना, ठीक। सबसे पहले आता है चैत्र मास। कल मैंने चैत्र मास का आपको बताया था। चैत्र मास कौन सा होता है, कब होता है चैत्र मास, कब स्टार्ट होता है? जब महावीर जयंती का समय होता है, उस समय पूरा एक माह होता है। उस एक माह में क्या खाएं? सबसे पहले अनाज बताता हूं कि इस महीने में कौन कौन सा अनाज खाना चाहिए। इस महीने में जौ की रोटी खाएं आप। जौ एक अन्न होता है, बहुत अच्छा होता है, सुपाच्य होता है, अनेक प्रकार के लाभ को दिलाने वाला होता है। इस माह में आप ज्वार की और मक्के की पॉपकॉर्न खाएं। ज्वार और मक्का होता है ना, उसकी पॉपकॉर्न खाएं, बहुत सुंदर रहेगी। किस माह में? चैत्र मास में, ठीक। फिर उसके बाद चना, मूंग और तुअर, जिनको तुअर सूट होती है, उस इसमें आपको चना अच्छे से लेना है, ठीक है ना। मूंग लेना है और तुअर लेना है, ठीक। और फिर उसके बाद क्या? मोठ, मसूर और सेम। ये मोठ भी इस माह में ले सकते हैं, मसूर भी ले सकते हैं और सेम भी इस माह में ले सकते हैं, ठीक। ये हो गया अनाज। इस माह में सब्जी कौन सी खाएं? इस माह में सब्जी कौन सी खाएं? तो इस माह में आप अगर सहजन की फली, इसको क्या बोलते हैं आप? सहजन बोलते हैं और कुछ बोलते हैं, मुनगा। जितनी सब्जी खा सकते हैं खा लें। ये सहजन की फली, इसमें आपको इसका आपको क्या बोलते हैं उसको, वो बनता है ना, जूस टाइप से बनता है, उसको क्या बोलते हैं आप? सूप। वेरी गुड। आप सूप इसको बहुत अच्छे से ले सकते हैं। सहजन की फली, ग्वार फली इस समय आप खा सकते हैं। लौकी लेना ही है। ककड़ी चतुर्मास में 3 काल में मत लेना, लेकिन ककड़ी इस समय छोड़ना मत। पानी की पूरी कमी दूर कर देता है, अंदर की पूरी गर्मी शांत कर देता है। इस माह में ककड़ी लेना है आपको। इस माह में करेला भी आप ले सकते हैं। आप कद्दू भी बहुत अच्छे से ले सकते हैं।
कुदरू बोलते हैं उसको, टिंडोली, कुदरू कुदरू भी बोलते हैं, आप वो भी टिंडोली भी ले सकते हैं। और जो, हालांकि ये मेरा मैटर नहीं, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ कि भिंडी आया है, साधु को नहीं खिलाना। हाँ खैर बहुत सारे महाराज खाते भी, सेम एक सेम होती वो। और सलाद इस माह में लेना चाहिए आप लोगों के लिए। मेरे हिसाब से तो जो प्रति लोग हैं उनको सलाद लेना ही नहीं चाहिए, ठीक। लेकिन अभी हाल मेरे साथ सब लोग बैठे हैं और मेरा वक्तव्य सब लोगों के हिसाब से हो रहा है, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। और कहा गया पालक भी लेना चाहिए, ठीक। ये हो गया सब्जी। फल, चैत्र मास में एक महीना कौन से फल लेना चाहिए? अमृत छोड़ना मत। इस माह में जितनी बीही ले सकते हो ले लेना। जाम इसको बोलते हैं आप, है ना, अमृत। अमृत के बाद आम, मौसमी फल है, लेना है। बेल लेना है, संतरा लेना है, मौसम्बी, सफेद अनार, अंगूर, सेब, आंवला और नारियल, ये आपको लेना ही लेना है। ये हो गए फल में। मसाले कौन कौन से लेना, बिल्कुल एकदम डिटेल्स में आपको खोल खोल के पूरा बता रहा हूं कि मसाले कौन से लेना है। तो बोल रहे हैं मसालों में कौन कौन से लेना है? तो बोले मसालों में क्या? बोले मसालों में काली मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, हरा धनिया, मीठा नीम, अजवाइन, जीरा, मेथी, सौंफ, लाल मिर्च, हरी मिर्च, राई, पुदीना, सोंठ, इलायची और पतली दालचीनी, ये आपको मसालों में लेना है। और अन्य क्या क्या लेना है? तो अन्य क्या लेना है? तो अन्य में बता देता हूं। नींबू लें आप, दूध, छाछ, ठंडाई, छेना, गन्ना, गन्ने की खांड, है ना, या देशी शक्कर, देशी मिश्री, खजूर, ठीक है ना, भीगे मेवे, बादाम, चिरौंजी, मनुक्का आदि, दूध, हल्दी, घी, आप इसको भी ले सकते हैं। दूध हल्दी घी का तात्पर्य समझ रहे हैं आप? हल्दी वाला दूध और साथ में घी भी आप उसको ले सकते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए वो रहेगा। अब यहाँ पर आपको बताएं कम खाएं। अब क्या कम खाएं वो ध्यान रखना, और क्या ना खाएं अब वो समझिए। तो क्या था, खाना ही खाना। अब कम क्या खाना है और ना क्या नहीं खाना है, उस पर ज़्यादा ध्यान दें आप। तो कम क्या खाएं? पुराना गेहूँ कम खाएं, बाजरा, मक्का, टमाटर, पपीता, है ना, केला, हींग, लौंग, जायफल, है ना, पुरानी इमली, मीठी लस्सी, दही, तिल, मूंगफली, अलसी, अलसी का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, भीगे मेवे अर्थात काजू, पिस्ता, अखरोट, ये कम खाएं। और क्या ना खाएं, अब बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस माह में क्या ना खाएं ये आप समझना। नया गेहूं बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना नया गेहूं। उड़द बिल्कुल नहीं, राजमा एकदम नहीं, कुल्थी की दाल बिल्कुल मत लेना, वैसे बहुत लाभकारी पर इस माह में नहीं लेना। मटर एकदम छोड़ देना। फूल गोभी, पत्ता गोभी, मेथी, बैंगन, सरसों की साग और क्या, आम, नई इमली, काजू, पिस्ता, खजूर, इन वस्तु को ना खाएं, बिल्कुल ना खाएं। ये बात कौन से माह की हो गई? देखो मैं आपको इतनी मेहनत करके चीज बता रहा हूं, आपको कहीं नहीं मिलने वाली इतनी डिटेल्स जो आपको दे रहा हूं। मसालों तक की डिटेल दे रहा हूं, सब्जी की दे रहा हूं, अन्न की दे रहा हूं, फल फूल की दे रहा हूं, सबकी दे रहा हूँ, ड्राई फ्रूट्स की दे रहा हूँ। इसको आप बारीकी से लिखो। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो ये तो आपको मिल ही जाएगा। आपका क्या विद्या शरणम चैनल पे आपको पूरा मिल ही जाएगा। उस विद्या शरणम चैनल पे दबाना, आपको पूरी जानकारी पूरी व्यवस्थित मिल जाएगी। ये बहुत दिनों से लोगों की मांग थी कि पहले तो मैं बोलता ही था इनको, हर माह के पहले बोलता था, वो लोग बोलते थे आपके हर माह का चाहिए, तो मैं देता ही था। लेकिन आज एक साथ आपको बता रहा हूँ, माताओं को बहुत ध्यान से इस प्रवचन को सुनना चाहिए, उन्हीं के हाथ में पूरा खेलेगा। अब समय 5 मिनट का बचा है, 5 मिनट में दूसरा माह कर लेता हूँ मैं, फास्ट करता हूँ मैं थोड़ा ना। वैशाख मास, वैशाख मास में क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसकी जानकारी दे रहा हूँ। तो इस माह में जो है ना, जो है वो लेना ही है, जो पिछली बार बताया था। अब सत्तू लेना है आपको, दलिया लेना है आपको, आटा मतलब दलिया जो होता है इस माह में आपको सेवन करना है। मोठ, मूंग, मतलब आप क्रम बना लें, अभी अनाज बता रहा हूँ, फिर सब्जी। तो अभी अनाज में बता रहा हूँ, मीठा या मोठ लेना है, मूंग लेना है, चना लेना है, और क्या लेना है, भुना चना लेना है, ज्वार लेनी है,
पुराना चावल लेना है, मक्के की खीर लेनी है, तुअर लेनी है, मसूर और सेम, ये लेने वाली चीज हो गई। अन्न में। सब्जी में क्या है? तो बोले सब्जी में लौकी लेना है, पैठा लेना है, कद्दू लेना है, ककड़ी लेना है, खीरा लेना है, तुरई, गिलखी, करेला, कुदरू, भिंडी, ग्वारफली और सहजन की फली, ये सब्जी में हो गई। और फल में क्या लेना है? बेल, संतरा, केरी का पना, बहुत अच्छा पना होता है ना, केरी का बनता है घरों में, वो लेना है। और रसीले फल, तरबूज, खरबूज, आम, हापुस आम इसमें लें तो सबसे उत्तम। आचार्य श्री बोलते थे कि आम लेना ही है तो बहुत लाभकारी होता है, हालांकि महंगा जरूर होता है, लेकिन हापुस आम आपको लेना है। सफेद अनार, मौसम्बी सेव, ठीक है ना, केला, आंवला और नारियल, ये चीज आपको फल में लेना है। मसाले, अब मसाले में क्या है? मसालों में सबसे ज्यादा ध्यान मसालों में रखना, क्योंकि हम सब तो ठीक है लेकिन मसालों को ध्यान रखते हैं। कब? जैसे अभी मैंने कल क्या बोला, अभी क्या नहीं लेना है? क्या नहीं लेना है? बिल्कुल नहीं डालना जीरा, नहीं तो वो क्या कर देगा? बिल्कुल बीमार कर देगा। और अगले माह में क्या नहीं लेना है? धनिया। अब आता है तो बस पूरे 12 महीने ध्यान रखा कभी आज तक आपने कि इस माह में हमें नहीं लेना है, इस माह में जीरा नहीं लेना? ले अब तो सब 12 महीने, मैंने कल ही बताया, मेरी स्थिति खराब कर दी थी अध्यक्ष जी के यहाँ, जीरे ही जीरे वाला बगाल लगाए जा रहे थे, ठीक है ना। तो इस माह में जीरा नहीं लेना, अगले माह में धनिया नहीं लेना, ये ध्यान रखना। तो मसालों में क्या बोल दिया है कि जीरा धनिया लेने वाले मसाले बता रहा हूँ वैशाख मास में। जीरा, धनिया, हरी मिर्च, हल्दी, पुदीना, मीठा नीम, इलायची, पतली दालचीनी। अन्न में क्या लेना है? तो अन्न में देशी गाय का दूध आप लीजिए, घी बहुत अच्छे से लीजिए, छाछ, गन्ना, देशी मिश्री, पुराना गुड़, खट्टा सेंधा नमक, नींबू, नारियल पानी, मनुक्का, खजूर, भीगे मेवे, बादाम, अखरोट, चिरौंजी और किशमिश, ये हैं लेना। अब क्या कम खाएं और क्या ना खाएं? पहले कम खाएं, पहले कम खाने पर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो बोलते हैं इस माह में, वैशाख मास में, पुराना गेहूं कम खाएं, टमाटर कम, आम, लंगड़ा और दशहरी कम खाएं। देखो ये क्लियर कर दिया आपको मैंने, कौन सा खाना है? हापुस खाना है। और कौन सा कम खाना है? तो बोल दिया है लंगड़ा और दशहरी कम खाना है। नहीं तो आप बोलोगे महाराज जी पहले तो बोला खाना है और यहाँ बोला कम खाना है, तो वो ये दोगे भैया अपने पास नहीं क्षमता तो कम खाना है इन दो आमों को, लंगड़ा और दशहरी पूरी। फिर उसके बाद क्या? पपीता कम खाएं, सौंफ कम खाएं, राई कम खाएं, मेथी कम खाएं, अजवाइन, काली मिर्च, सज्जी खार, तिल, लस्सी, श्रीखंड। अब देखो सबसे ज्यादा लस्सी और सबसे ज्यादा श्रीखंड वैशाख में चलता है, लेकिन उल्टा मामला है यहाँ आयुर्वेद में, यहाँ कम खाएं बोल रहे हैं लस्सी और श्रीखंड के लिए। और ना खाएं, अब इसको तो बहुत ध्यान से लिख लेना भैया, ये जरूरी है। इसको तो माताओं को बिल्कुल घुट घुट के क्या नहीं खाना है। वैशाख ना खाएं, अब ये कम खाए थे, अब बिल्कुल ना खाएं की बात कर रहा हूं। क्या नहीं खाना है बहुत ध्यान से, है ना। बाजरा, उड़द, कुल्थी, पपीता, लाल मिर्च, हींग, सौंठ, लौंग, जायफल, नई इमली, अलसी, मूंगफली, दही, पनीर, सफेद शक्कर, फ्रीज का ठंडा दूध, चाय, कॉफी, नया गुड़, अचार, सभी खमीर वाली चीजें, काजू, पिस्ता, आयोडीन युक्त, ये कुछ भी नहीं खाएं। इतने रखते हैं। मैंने 28-29 मिनट का बोला था, मेरा समय पूरा हो गया है। कि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शांतोपलब्धि शिष्यों के चिंतामणि चिंतित